देखिए मौसम बदला बदला है और ऐसा मौसम है कि लोग कंफ्यूज हैं। क्यों शगुफ्ता? बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, लेकिन बैकग्राउंड श्वेता अपना अच्छा है ना, होपफुल है, होपफुल होपफुल पॉजिटिव हमारे गुड न्यूज टुडे की तरह। लेकिन शगुफ्ता आपको नहीं लगता जैसे दिल्ली एनसीआर में सुबह जब होती है एकदम से धूप खिल जाती है, लेकिन शाम होते होते मौसम बहुत ठंडा हो जा रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ श्वेता, इंतजार किया था वीकेंड पे की बारिश हो? बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। शाम को सैटरडे को थोड़ा थोड़ा झरोखा तो आया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए मौसम जो है अजब गजब है इस बार। मौसम जैसा पूरे मौसम में अगर देश की बात करें तो अजब रंग वो दिखा रहा है। वैसे बीते सालों में बेहद कम ही ऐसा नजर आया है। कहीं वक्त से पहले मानसूनी बादलों की बौछार हो रही है, तो कहीं गर्मी के मौसम में बर्फबारी की बहार हो रही है, तो कहीं आंधी बारिश की रफ्तार है। पिछले दिनों भले ही देश के 17 राज्यों में मानसून का जबरदस्त आगाज रहा, लेकिन अब मानसून की रफ्तार कुछ थमती नजर आ रही है, जिसे दोबारा रफ्तार पकड़ने में 8 से 10 दिन लग सकते हैं। इसके मायने ये हैं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मानसून की बारिश के लिए अभी कुछ और दिन का इंतजार करना होगा। फिलहाल मानसूनी बादल किन राज्यों में बरस रहे हैं देख लीजिए। अब की बार मौसम की लीला अद्भुत है। जून में पहाड़ों पर बर्फ बरस रही है और बद्रीनाथ में जिंदगी अलाव के सहारे है। इसी तरह दिल्ली वाले मौसम का अजीब पैटर्न देख रहे हैं। जून की दोपहर तप रही है और शाम आंधी बारिश के साथ राहत दे रही है। हालांकि दिल्ली और उत्तर भारत के तमाम राज्यों तक मानसून का आना अभी बाकी है, लेकिन मानसून के आने से पहले ही मानसून वाला फील दिल्ली वालों को आ रहा है। एक तरह से कहें तो जून लू और गर्मी के लिए जाना जाता है। उस जून में आंधी बारिश ने गर्मी पर लगाम लगा रखी है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की हैं। जून में यहाँ बर्फ बरस रही है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों को आग के सहारे खुद को गर्म रखना पड़ रहा है। उत्तराखंड के बाकी इलाकों की बात करें तो आज यहाँ तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आई है। हिमाचल में मौसम विभाग ने 2 दिनों तक कई जगह बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में भी बादल और बारिश ने गर्मी की छुट्टी कर रखी है। यूपी की बात करें तो यहाँ ज्यादातर इलाकों में फिलहाल बादल राहत लेकर ही आए हैं। यूपी के 44 जिलों में तो आज बारिश का अलर्ट है, लेकिन यहाँ गर्मी से ज्यादा उमस लोगों को परेशान कर रही है। राजस्थान की मौसम की बात करें तो यहाँ गर्मी के बीच आंधी बारिश से राहत मिली हुई है। धौलपुर में आंधी बारिश के बाद मौसम खुशनुमा बना हुआ है। आज राज्य के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट है। अगले 6 दिन तक मौसम के ऐसे ही खुशनुमा रहने के आसार हैं। यदि देखें तो अगले 24 घंटों बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ फिर से राजस्थान के ऊपर सक्रिय होगा। इसका विशेष असर 2 जून से 4 जून के दौरान राजस्थान के अनेक भागों में रहेगा। यानी कि 2 जून को दोपहर बाद शाम के समय यदि देखेंगे तो एक बार फिर बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र, जयपुर, अजमेर संभाग और भरतपुर संभाग के कई इलाकों में मध्यम से तेज़ दर्जे का थंडरस्टॉर्म, इसके अलावा कहीं कहीं मध्यम से तेज़ बारिश भी अगले 3-4 दिनों के लिए होने की संभावना रहेगी। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र और जोधपुर संभाग के भी कुछ इलाकों में कहीं कहीं तेज़ अंधड़ डस्ट स्टॉर्म भी रिपोर्ट हो सकता है और हवा की गति भी यदि देखें तो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी रिपोर्ट हो सकती है। तो कुल मिलाकर के अगले 24 घंटों बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसका असर 2 जून से करीब करीब 4-5 जून तक राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में बना रहेगा। मौसम विभाग की ये सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा दक्षिण के एक बड़े हिस्से में मानसून ने अपने पांव पसार लिए हैं। मानसूनी बादल महाराष्ट्र के आधे हिस्से पर छा चुके हैं। मौसम विभाग के अनुसार मई के दिनों में ही राज्य में रिकॉर्ड बारिश हो चुकी है। बारिश वाली खुशखबरी मध्य प्रदेश की दहलीज तक भी पहुंच चुकी है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में पिछले 4 दिनों से नॉन स्टॉप बारिश जारी है, जिसका असर यहाँ जनजीवन पर पड़ा है। सेना यहाँ बचाव के काम में जुटी है। मौसम विभाग का कहना है कि 5 जून तक मौसम का मिजाज यहाँ इसी तरह बना रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन यानी लो प्रेशर सिस्टम की वजह से मॉनसून के थोड़ा थमने के आसार हैं। फिलहाल तो मॉनसून की रफ्तार कुछ धीमी जरूर पड़ गई है,
लेकिन 15 जून के बाद मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों में एक बार फिर मानसून के तेवर दिखाई देने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में भी 12-13 जून तक मानसून की बारिश आम जनता को गर्मी से राहत देने के साथ साथ किसानों के लिए भी सौगात लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिएगा मॉनसून क्योंकि पूरे शबाब पर है, खास तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों में, वहां मिशन जिंदगी भी जारी है। यहां 5 राज्यों में भारी बारिश और सैलाब का दौर जारी है। कई नदियां उफान पर हैं, जिससे कि आई बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसे में मणिपुर, असम, अरुणाचल, सिक्किम, मिजोरम में सरकार और सेना मिलकर प्रयास कर रही है। देखिए, प्रभावित राज्यों में हजारों लोगों को अब तक बचाकर सुरक्षित ठिकानों और राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवान भी सेना के साथ मिलकर राहत बचाव में देवदूत के समान काम कर रहे हैं। मणिपुर में मिशन जिंदगी की ये तस्वीरें वहां जोरदार बारिश के कारण आए सैलाब के बीच फंसे लोगों को बचाने की मुहिम की दास्तान बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें मणिपुर की राजधानी इंफाल की हैं, जहां शहर में सड़कों पर नावें चल रही हैं। इंफाल का मेडिकल कॉलेज भी सैलाब से पानी पानी हो चुका है। फायर ब्रिगेड और बचाव दलों के जवान यहां फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटे हैं। साथ ही साथ अस्पताल के जीवन रक्षक दवाओं और सामग्री को भी ऐसी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है जहां जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। वहीं दूसरी ओर सेना और असम राइफल्स के जवान मणिपुर के तमाम बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार बड़े पैमाने पर बचाव और राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सेना के इस एक्शन को ऑपरेशन जल राहत 2 नाम दिया गया है। इसके तहत दूसरे दिन मणिपुर के इंफाल पूर्व और पश्चिम जिलों में 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हैं। BAUT और रबर की नावों के सहारे प्रभावित इलाकों में पहुंच रहे ये देवदूत घर घर में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। मणिपुर में बाढ़ से 19,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। मणिपुर में वांगखाई, हेंगांग, लामलोंग, खुरई, JNIMS अस्पताल और अहल्लुप इलाके खासतौर से भारी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 3,000 से ज्यादा घरों को भी नुकसान हुआ है। पिछले 2 दिनों में यहां बच्चों और बुजुर्गों समेत 1,300 से ज्यादा लोगों को बचाकर राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। विस्थापित बाढ़ पीड़ितों को पीने के पानी और जरूरी सामान भी मुहैया कराए जा रहे हैं। इसके अलावा सेना के जवानों और इंजीनियरों की 10 टीमें मणिपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। साथ ही साथ थौबल जिले में इरिल नदी पर तटबंध में आई दरार की मरम्मत का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, ताकि सैलाब पर काबू पाया जा सके। उधर अरुणाचल प्रदेश में आज सुबह भारतीय वायुसेना ने बचाव राहत के लिए मोर्चा संभाला। अरुणाचल और असम प्रशासन की ओर से मदद के अनुरोध के बाद अरुणाचल की दिबांग घाटी में फंसे 14 लोगों को MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। अरुणाचल प्रदेश में 3 दिन से हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। इतना बड़ा नदी है ना। बारिश और बाढ़ से कई छोटे बांधों, पुलों और सड़कों को नुकसान हुआ है। राज्य सरकार और प्रशासन ने लोगों से ऐसे मौसम में सावधान रहने की अपील की है। खासतौर से नदियों के किनारे और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने और गैर जरूरी सफर से परहेज करने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि राज्य के कई इलाकों में लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं। मौसम विभाग ने राज्य में अभी और बारिश का अलर्ट जारी किया है, लिहाजा खास सावधानी की जरूरत है। अरुणाचल और असम में मूसलाधार बारिश और बाढ़ के हालात को देखते हुए असम सरकार ने भी लोगों को अलर्ट कर दिया है। असम में 10 बड़ी नदियां उफान पर हैं। राज्य के 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।
इन जिलों में रहने वाले 78,000 से ज्यादा लोग बाढ़ का संकट झेल रहे हैं। ये तस्वीरें चलिए अब रुक कर लेते हैं अयोध्या नगरी का, जहां एक बार फिर से महाउत्सव की तैयारी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राम मंदिर में राम दरबार की स्थापना का शुभ मुहूर्त आ चुका है। आज से प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया का शुभारंभ हो रहा है। सरयू तट से आज कलश यात्रा निकल रही है। 151 महिलाएं तुलसी घाट से कलश में जल भरकर श्री राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचेंगी। उसके बाद कल से यानी 3 जून से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विधिवत अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएंगे। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उस स्वर्ण शिखर की तस्वीर भी सामने आ चुकी है, जो अब अयोध्या के नए युग की नई पहचान बनने जा रहा है। तो कैसी है अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी, ये आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा, हालांकि श्वेता तुमने इससे थोड़ी देर पहले शो किया है, क्या समझ में आया, क्या कुछ देखने को मिलेगा, कितनी तैयारी है? देखिए, अब तक हम बालक राम को हमने देखा है, लेकिन अब हम राजा राम को देखने वाले हैं, जो सबसे बड़ा बदलाव या चेंज के तौर पर आप देखेंगे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बालक राम की हमने देखी थी जब जनवरी में इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन अब हम राजा राम को देखेंगे पूरे अपने दरबार के साथ, जिसमें राम होंगे, लक्ष्मण होंगे, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता और बजरंग बली, जो हमेशा उनके साथ रहे हैं। तो अब पूरा राम दरबार जो है प्रथम तल पर वहां स्थापित होने वाला है। संगमरमर की मूर्ति बनाई गई है बाकायदा, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। समर्थ हमारे संवाददाता सीधे जुड़ रहे हैं अयोध्या से। समर्थ के पास हम चलते हैं। समर्थ, बहुत खूबसूरत तस्वीरें थोड़ी देर पहले आप अयोध्या से हमें दिखा रहे थे। ये बताइए, 151 कलश, जो वहां पर स्वर्ण कलश हमें देखने को मिल रहा था कि 151 कलश में वहां पर सरयू का जल भरा जाएगा और फिर वो ले जाया जाएगा मंदिर परिसर में। इस वक्त तस्वीरें जरा दिखाइए और क्या कुछ हो रहा है वहां पर, ये भी हमें बताएं। देखिए, इस वक्त हम सरयू किनारे हैं। अयोध्या का मौसम भी सुहावना हो चला है, लेकिन अगर आप तस्वीरों में समझें यहाँ पर, तो जो महिलाएं हैं वो एक एक कर अब यहाँ पर आगे आएंगी और बढ़ेंगी। अभी कुछ क्षण पहले ही यहाँ पर पूजा पाठ खत्म हुआ है। संत महंत यहाँ से निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है तस्वीरों में आप अगर देखें, पहले सरयू मैया के दर्शन करें और इन महिलाओं को देखें। आप लोग बताइए कि किस तरह से आप लोग आज जो है राम मंदिर जाने वाले हैं, क्या कुछ प्रक्रिया होने वाली है? सबसे पहले हम लोग यहाँ से जल लेंगे और यहाँ पे करीब 1000 महिलाओं की संख्या है और जिसमें 550 कलश है। तो हम सबसे पहले जल लेंगे सरयू जल, और सरयू जल लेके हम जाएंगे यहाँ से लता चौक। उसके बाद हम जाएंगे हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी से हम रामकोट होते हुए फिर श्री राम जन्मभूमि में अंदर जाएंगे। और ये जो जल है, ये श्री राम जन्मभूमि में स्थापित जो शिवलिंग है उनके अभिषेक के लिए इस्तेमाल होगा, उनके अभिषेक के लिए ये जल यूज होगा। देखिए, यहाँ पर जो गायन है वो भी चल रहा है इन्हीं महिलाओं का, और आप देखेंगे अगर गायन वो भी आपको हम सुना दें कुछ हद तक। माँ करेला में मनवा करेला, मनवा करेला सखी मनवा करेला, लागा अवधपुर में मेला सखी रे गलवा करेला लाग। जय श्री राम। यहाँ से अब आप आगे बढ़ेंगी राम मंदिर के लिए। सिर पर कलश है, सरयू मैया का आशीर्वाद है, कैसी अनुभूति यहाँ से आपको महसूस लग रहा है? हम लोगों को बहुत बढ़िया, हम लोग आपको इतना सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि क्या बताएं। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है। धन्यवाद, थैंक यू। और जय श्री राम। ईश्वर हम लोगों पे ऐसी कृपा बनाए रहे। जी जी। यहाँ से आप लोग अब जा रहे हैं राम मंदिर की ओर। जी जी जी। कलश में सरयू मैया का पानी है। कलश भी मैं देख रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत कलश है। इसको दिखाइए जरा एक बार। स्वास्तिक है और ऊपर एक नारियल रखा है। और क्या कुछ है इसमें? अक्षत वगैरह होगा, फूल वगैरह होगा, इसमें जल है। यहाँ पर देखिए एक और है। यहाँ पर कैसा लग रहा है? बहुत तो सिर पे भी जय श्री राम लिखा लिया है। हम दिल्ली से आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, दिल्ली से स्पेशली इसलिए आए? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा शर्मा। सुषमा शर्मा। देखिए, यहाँ पर जो है गायन चल रहा है और यहाँ पर कुल मिलाकर तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि अयोध्या में एक ऐसी छठा है जिसका इंतज़ार काफ़ी वक्त से लोग कर रहे थे। राम दरबार सहित अन्य विग्रहों का प्राण प्रतिष्ठा होनी है। हालांकि पूर्ण तरीके से राम मंदिर का जो कंप्लीशन है वो नवंबर-दिसंबर में बताया जा रहा है, लेकिन इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी पूरी तैयारियां हैं। अच्छा समर्थ, कल को लेकर भी जरा बता दीजिए, कल का कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि कल से 3 तारीख से लेकर 5 तक ये मेन कार्यक्रम रहने वाला है, तो कल क्या कुछ होगा? रिकॉर्ड कर लिया। तो देखिए, कल कुछ अहम कार्यक्रम होने वाले हैं। कल, परसों और नरसों, यानी कि 3 दिन का एक कार्यक्रम है।
सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ राम मंदिर प्रांगण के अंदर होगा। ये जो आप बाहर देख रहे हैं ये इकलौता कार्यक्रम था, कलश यात्रा जो शुरुआत थी इस पूरे उत्सव की। जो भी कार्यक्रम है वो अंदर होंगे, अलग अलग विग्रहों का पूजन होगा, राम दरबार सजाया जाएगा, गुंबद लग गए हैं, उन जो छोटा मोटा काम रह गया वो पूरा होगा। पूजा पाठ अभी तो शुरू हो गया है और अगले 3 दिन तक ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। बिल्कुल, जो तस्वीरें जिस तरह से दिखा रहे हैं समर्थ, अभी लगातार 3 दिनों तक शगुफ्ता ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कार्यक्रम चलने वाला है और आज शुभारंभ एक तरीके से यहाँ पर हो गई है। तो वाकई ये क्षण, ये पल बेहद अद्भुत है जब यहाँ पर सरयू से आपने देखा कि पवित्र जल लेकर कलश में, स्वर्ण कलश में यहाँ से महिलाएं, 151 महिलाएं जो हैं वो निकली हैं और उसके बाद अयोध्या और काशी के संत खास करके इस मौके पर बताया जा रहा है शामिल होने वाले हैं। 151 यहाँ पर स्वर्ण कलश लेकर महिलाएं यहाँ आज निकली हैं परिक्रमा करते हुए। ये पहुंचेंगी राजा राम के दरबार में और फिर 5 तारीख को वो शुभ बेला है, वो शुभ समय है जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अवधपुरी में श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र श्री राम मंदिर में राम दरबार और दूसरे देवालयों में मूर्तियों की स्थापना को लेकर तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, इसके बारे में बता रहे हैं राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय। मंदिर के पहले तल पर राम दरबार, परकोटा में शिवलिंग, गणपति, हनुमान जी, सूर्यदेव, भगवती, माता अन्नपूर्णा के मंदिर और शेषावतार, इन 8 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का पूजन 3 जून को कल प्रातःकाल 6:30 बजे प्रारंभ होगा। प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम पूजन 5 जून को दिन में 11:15 अथवा 11:20 से प्रारंभ होगा और प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी। तत्पश्चात भोग और आरती होगी। 5 जून को ये कार्यक्रम दोपहर 1 बजे तक पूरा होने की पूरी अपेक्षा है, उम्मीद है। इसके बाद माननीय, ये हम आपको बता दें, 5 जून को गंगा दशहरा का पवित्र पर्व है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। एक दूसरा संयोग है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया है कि वो 5 जून को पधारें। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव वहीं पर मौजूद हैं। समर्थ, देखिए हमारे दर्शक जो है ना आतुर हैं तस्वीरें देखने के लिए, क्योंकि अद्भुत रंग निकलकर सामने आ रहे हैं। एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए, इस वक्त क्या रौनक है। ऑडियो चेक। हाँ, तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले कलश यात्रा की शुरुआत हो गई है। तमाम महिलाएं सिर पर कलश लिए सरयू मैया का आशीर्वाद ले अब बढ़ रही हैं राम मंदिर की ओर, जहां होगा ये सरयू जल का कहीं ना कहीं अर्पण किया जाएगा श्री राम लला को। प्राण प्रतिष्ठा है राम दरबार की, अन्य विग्रहों की। और अगर आप तस्वीरों में देखें, यहाँ पर मेरे पीछे आपको तमाम सैकड़ों की संख्या में तमाम महिलाएं नजर आएंगी जो गाजे बाजे के साथ यहाँ आगे बढ़ रही हैं और राम मंदिर की ओर अग्रसर नजर आ रही हैं। या आप देखते चले यहाँ पर इन तस्वीरों को, किस तरीके से जो है मंजीरा यहाँ पर इनके पास है। तेरी बेंदिया अमर होई जाई, कलश सिरे धारण करो, आओ आओ सुहागनी नारी, कलश सिरे धारण करो। कलशा के मुख पे विष्णु जी सो है, कलशा के मुख विष्णु जी सो है, शंकर सो है मूलाधार, कलश सिरे धारण करो। हाँ, कलशा सोए मूलाधार, कलश सिरे धारण करो, आओ आओ सुहागिनी नारी, कलश सिरे धारण करो। लंबी कतार पीछे दिखाइए, एक लंबी कतार किस तरीके से यहाँ पर इन पूरे जितनी आप महिलाएं यहाँ देख रहे हैं उनको 2 लाइंस में विभाजित किया जा रहा है, जिससे कि वो एक सही तरीके से अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाएं। तो यह कहीं ना कहीं जो 2 लाइंस हैं, इसके जरिए जो आप देखेंगे जो रशी सिचुएशन है वो नहीं बनेगी और सुगमता के साथ ये महिलाएं जो हैं ये राम मंदिर तक पहुंचेंगी। एक बड़ा मौका है, राम दरबार
तमाम अन्य मंदिर, बजरंग बली का मंदिर, जो सूर्य मंदिर है, उन सभी को लेकर एक बड़ी बात है, प्राण प्रतिष्ठा है। आपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 में देखी थी और अब ये 25 है। 22 जनवरी 2024 की वो तारीख याद करिए, उस दिन भी अयोध्या मुस्कुरा रही थी और आज की ये तारीख याद करिए। तो केवल अयोध्या मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर को याद करिए और देश की रक्षा की उस बात सुनिए और समझिए जो महिलाओं की जुबान पर है, जो ये कह रही हैं कि देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे। कैसा माहौल देख रही हैं आप लोग यहाँ पर, कैसा है यहाँ से? अभी आप लोग को जाना, अब तो मौसम भी अच्छा हो गया है। बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का मौका है, क्या कुछ कहना? प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर क्या कुछ कहेंगी? बहुत अच्छा है, खुशी है? खुशी बहुत है। खुशी है। तस्वीरें देखिए आप, अयोध्या धाम की जय जयकार। धाम की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय। 90 में गोली लग गई थी। आप सिक्योरिटीज हैं? जी सर। तो देखिए ये सिक्योरिटी से हैं, ये भी खुद को नहीं रोक पा रहे हैं बताने के लिए कि ये इनके पिताजी का सपना पूर्ण हुआ है। क्या सुंदर दृश्य है, दिखाइए क्या सुंदर दृश्य है कि यहाँ पर जो है एक तरफ जो है वुमेन ऑन ड्यूटी है और एक तरफ आस्था है। तो ये एक मिश्रण अयोध्या में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये भव्य दिव्य कलश यात्रा शुरुआत है प्राण प्रतिष्ठा की और इस प्राण प्रतिष्ठा के साथ उस इंतजार की खत्म होने की, जिसका इंतजार काफी लंबे समय से अयोध्या वासी और देश प्रदेश के लोग कर रहे थे। कैमरामैन गौरव गुप्ता और सहयोगी मयंक के साथ। चलिए, बेहद सुंदर तस्वीरें, बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे थे। इन तमाम महिलाओं को कलश यात्रा ये लगातार आगे बढ़ती जा रही है। कलश यात्रा जाएगी राजा राम के दरबार में। बिल्कुल, तो आपको हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से बालक राम जो आपको नजर आ रहे हैं, जब इनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हुई थी तो हर किसी की आंखें जो है वो भर आई थी। लेकिन अब जो है तस्वीरें कुछ और हैं, क्योंकि अब हम राजा राम को देखेंगे और कहा जा रहा है कि अब से राम राज्य जो है फिर से एक बार जो परिकल्पना अब तक हम करते आए हैं उसकी शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए राम मंदिर के अंदर राम दरबार की स्थापना, उसके महत्व को किस तरह से समझा रहे हैं मणिदास छावनी धाम के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास जी, आपको सुनाते हैं। रामो विग्रहवान धर्मा, भगवान श्री राम जी धर्म की मूर्ति ही हैं। ये बहुत ही शुभ संकेत है। निश्चित ही भगवान श्री राम जी का आदर्श पूरे देश में समता और समरसता का प्रचार प्रसार होगा। लोग समता में स्थापित होंगे, देश का अखंड होगा, सारी विघ्न बाधा दूर होगी। महाराज जी, स्वर्ण गुंबद लग रहे हैं अयोध्या के शिखर पर, उसका क्या महत्व है आम लोगों के लिए, आप अगर बता पाए? वाह, बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, मंदिर बन रहा है, भगवान श्री राम जी की प्रतिष्ठा हो रही। भगवान श्री राम जी के मंदिर के शिखर पर सोने की का कलश लग रहा है, अच्छा है। प्रभु श्री राम जी ने सब कुछ दिया है तो होना ही चाहिए। अब चलते हैं अयोध्या, जहां एक बार फिर से महोत्सव की तैयारी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राम मंदिर में राम दरबार की स्थापना का शुभ मुहूर्त आ चुका है। आज से प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया का शुभारंभ हो रहा है। सरयू तट से आज कलश यात्रा निकल रही है, जिसकी तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहे थे। 151 महिलाएं तुलसी घाट से कलश में जल भरकर श्री राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचेंगी। उसके बाद कल से यानी 3 जून से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विधिवत अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएंगे। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उस स्वर्ण शिखर की तस्वीर भी सामने आ चुकी है, जो अब अयोध्या के नए युग की नई पहचान बनने जा रहा है। तो कैसी है अयोध्या में राम मंदिर की और राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी, बता रहे हैं हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव। स्वर्णिम हुआ राम मंदिर का शिखर और आकर्षक हुई अयोध्या की छठा, और क्यों ना हो जब बात अब प्राण प्रतिष्ठा की है।
जी हाँ, 2024 22 जनवरी को भी एक प्राण प्रतिष्ठा हुई जब रामलला थे, रामलला का आगमन हुआ। और अब जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है वो है राम दरबार की, यानी कि प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जानकी माता और रामदूत हनुमान के साथ विराजने वाले हैं। और कहा जा सकता है कि राम राज्य की शुरुआत अयोध्या में इस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा के साथ होने वाली है। इतना ही नहीं, इस चमक में और दमक लगाने के लिए जो गुंबद हैं उन्होंने स्वर्ण शोभा बढ़ाई हुई है। तस्वीरों के ज़रिए आपको दिखाएं तो आप समझेंगे। इस वक्त हम लोग अयोध्या में हैं और इस खूबसूरत छठा को अपनी आँखों में आप केवल कैद कर लें और दर्शन करें श्री रामचंद्र के मंदिर के उन शिखाओं के, उन शिखर के जो अब स्वर्णिम हो चली हैं। आप अगर गुंबदों की तरफ नज़र ले जाएंगे तो कुछ क्षेत्र में अभी भी काम जारी है। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक काम पूर्ण होगा, लेकिन गुंबदों को जिस तरह से स्वर्णिम आकार दिया गया है, स्वर्णिम रूप दिया गया है, वो पूरी अयोध्या में एक तरह से छठा बिखेर रहा है। लोग उत्साहित हैं, राम भक्त उत्साहित हैं। और अगर आप सीरीज़ में देखेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले गुंबद को आप देखें, किस खूबसूरती से इसकी नक्काशी की गई है, किस खूबसूरती से इसको लगाया गया है। आपको बता दें कि अयोध्या स्थित राम मंदिर परिसर के 8 देवालयों में एक साथ होने वाले प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की तैयारियां जोरों पर हैं और इसके लिए ही मंदिर को सजाया जा रहा है। मुख्य शिखर कलश के साथ परकोटा के 5 मंदिरों के शिखर कलश पर भी सोने की परत जड़ने का काम पूरा कर लिया गया है। 5 मंदिरों, परकोटा के जो मंदिर हैं उनके शिखर कलश पर भी स्वर्ण परत जड़ने का काम पूरा हो गया है। 8 देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अब अंतिम चरण में है। जो प्राण प्रतिष्ठा उत्सव है उसको 3 दिन दिए गए हैं, यानी कि कल, परसों और नरसों, 3, 4 और 5 जून। एक बात और यहाँ खास हो जाती है, जो चंपत राय हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पर इस पूरे जो पूजा पाठ है इसमें किसी को आमंत्रित नहीं किया गया है, क्योंकि भीड़ भाड़ होना सही नहीं है। उनका निवेदन है कि आप अगर राम मंदिर दर्शन के लिए आ रहे हैं तो कुछ क्षण बाद आएँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। 5 तारीख को उनका जन्मदिन भी है और उस मौके पर वो भी यहाँ रहेंगे और राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसका न केवल पूरी अयोध्या, पूरा देश और प्रदेश इंतज़ार कर रहा है। कैमरामैन गौरव गुप्ता और सहयोगी मयंक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या। और जेईई एडवांस 2025 परीक्षा के परिणामों का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर आई है। इस परीक्षा के परिणाम घोषित हो गए हैं। दिल्ली जोन के रजत गुप्ता परीक्षा में 360 में से 332 अंक हासिल करके टॉपर बने हैं। रजत गुप्ता के टॉप करने पर कोटा में जश्न का माहौल है। वहीं इस परीक्षा में 6ठी रैंक हासिल करने वाले अक्षत के परिजन भी जश्न मनाते दिखे। आईआईटी कानपुर द्वारा आयोजित इस परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स जेईई एडवांस की ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ऑनलाइन स्कोर देखने के लिए अभ्यर्थियों को अपनी आवेदन संख्या, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर का उपयोग करना होगा। जेईई एडवांस में शामिल अंकों के आधार पर ही देश के सभी 23 प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी में प्रवेश मिलेगा। बहुत बढ़िया रहा, एलन ने बहुत सपोर्ट किया और पेरेंट्स ने भी अच्छा सपोर्ट दिया, तो पूरा सफर बहुत जल्दी निकल गया पर अच्छा रहा। बढ़िया रहा, एलन ने बहुत सपोर्ट किया और पेरेंट्स ने भी अच्छा सपोर्ट दिया, तो पूरा सफर बहुत जल्दी निकल गया पर अच्छा रहा। जेईई एडवांस 2025 का रिजल्ट जारी होते ही राजस्थान के जयपुर शहर ने एक बार फिर से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, जिसमें सबसे युवा नाम है दुर्गापुरा निवासी भव्य जेठानंदानी का, जिन्होंने पूरे देश में 46वां रैंक हासिल कर एक मिसाल कायम कर दी है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी रिदम जैन ने। आईआईटी इंस्टीट्यूट्स में होने वाले दाखिले का एग्जाम जेईई का रिजल्ट आ चुका है। जेईई एडवांस के रिजल्ट में राजस्थान का रिजल्ट कुछ इस तरह रहा है कि टॉप 1, 2 और टॉप 10 रैंक्स तो राजस्थान से हुई ही है, पर जयपुर की अगर मैं बात करूं तो जयपुर ने भी टॉप 50 में अपनी जगह बनाई है। हमारे साथ ही टॉप 50 में जगह बनाने वाला एक स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है। भव्य, आपकी रैंक 46 रही है, तो आप मुझे सबसे पहले बताइए कि कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करूं, इतनी खुशी हो रही है। रिजल्ट जैसे ही पता चला तो पेरेंट्स रिएक्शन क्या आया? पेरेंट्स ने तो ब्लेसिंग्स उनकी हमेशा रहती ही हैं, लेकिन आज उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी देखने को मिली है।
अच्छा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो अब इस मौके पे जानना चाहेंगे कि आपने कैसे तैयारी की जिससे उनको कुछ टिप्स मिल सके। तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या स्ट्रैटेजी होती थी, किस फ्लो में आप पढ़ाई करते थे? मेरा कोई ऐसे मतलब फ्लो तो नहीं था, मैं तो जो टीचर्स बोलते थे वो बात फॉलो करता चला गया। जो सिस्टम ने मुझे बोला कि यहाँ पर इसके लिए पढ़ो, वो मैं फॉलो करता चला गया और उसी की वजह से मैं इस मुकाम तक पहुँचा। बहुत हेक्टिक स्केड्यूल हो जाता है जब अपन इस तरीके के एग्ज़ाम के, इस लेवल के एग्ज़ाम की तैयारियां करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? एक एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे और खुद के लिए कैसे समय निकालते थे आप इस बीच? खुद के लिए तो मैं मतलब स्पोर्ट्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, तो स्पोर्ट्स में बैडमिंटन खेल लेता था, रोज़ चेस खेलता था, टेबल टेनिस खेल लेता था जब टाइम मिलता था, अपने आप को लाइट फील कराने के लिए। और टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो रात को मैं सोच के सोता था कि कल मेरे को ये टास्क कंप्लीट कर लेना है, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। सुबह से उस टास्क पे लग जाता था मैं और फिर वो कंप्लीट हो जाते थे, तो फिर नींद भी अच्छी आ जाती थी। आगे का क्या प्लान है? अब 46 रैंक तो आपकी आ चुकी है, बिल्कुल टॉप रिजल्ट्स में आप हो, पूरा देश का नाम रोशन कर दिया है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर दिया है। आगे क्या प्लान है, क्या आप फ्यूचर में करना चाहते हैं? फ्यूचर में तो अभी मैंने IIT बॉम्बे CS लूँगा मैं, और फिर वहाँ पर जाके जो भी मैं नई चीज़ें सीखूँगा और जो इंटरेस्ट होगा उसमें मैं ज़्यादा भाग लूँगा और देश का नाम रोशन करने की कोशिश करूँगा। एक क्विक टिप जो आगे के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, कि क्या आप टिप देंगे उनको? टीचर्स और पेरेंट्स की बात मानना और सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। बिल्कुल सही बात है। आज के ज़माने में जाहिर सी बात है, इतनी मेहनत और उसके बाद जब सफलता मिलती है तो खुशी तो हर किसी को होती ही है। चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की, बात कर लेते हैं पहाड़ों की, लेकिन उससे पहले शगुफ्ता से एक सवाल। शगुफ्ता, ये बताइए कि बचपन में आप भी जब वो फेरी टेल्स वाली कहानियां पढ़ती होंगी, तो आपको भी लगता होगा ना एक ड्रीम लैंड जहां हम जाए और वहां पे सब कुछ सुंदर 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 सा। मेरे पास एक फेरी टेल हाउस होता था श्वेता, मुझे अभी भी याद है। उसमें छोटी छोटी डॉल्स मैंने प्लेस कर रखी होती थी, उन्हीं में मैं इमेजिन कर लेती थी कि दिस इज माय प्लेस, हैप्पी प्लेस। वो पूरा लैंडस्केप कितना खूबसूरत लगता था, बहुत प्यारा, इमेजिनरी होता था लेकिन खूबसूरत लगता था। लेकिन यहाँ कुछ भी इमेजिनरी नहीं है। आपको हम बता दें, पहाड़ों के बीच आपको लिए चलते हैं। पहाड़ जितने सुंदर होते हैं, संवेदनशील भी उतने ही होते हैं, और यही वजह है कि पहाड़ी अंचलों में ऐसे दुर्लभ फूल खिलते हैं जिनको देखने के लिए साल भर लोग इंतजार करते हैं। तो चलिए देर किए बिना आपको दिखाते हैं कि उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल की ये तस्वीरें जो बेहद सुंदर हैं, जहां आप ऐसे कई दुर्लभ फूलों को एक जगह देख सकते हैं, और ये जगह है वैली ऑफ फ्लावर। बहुत सुंदर जगह है, तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं। कुदरती खूबसूरती के लिए दुनिया भर में फेमस फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुल गई है। उत्तराखंड के चमोली में स्थित फूलों की घाटी एडवेंचर के शौकीनों के लिए स्वर्ग है। यहाँ बर्फ से लदी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं और चोटियों से निकलकर बहती नदियाँ हैं। साथ ही दूर तक फैले घास के मैदान पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। एक दिन पहले रविवार को वन विभाग ने पर्यटकों की मौजूदगी में फूलों की घाटी का गेट खोला। वहां मौजूद सैलानी इन हसीन नजारों को अपने कैमरे में कैद करते नजर आए। पर्यटकों को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले आपका स्वास्थ्य एक बार चेकअप करके बाद ही ट्रैक में आइए। बाद में प्लास्टिक या कचरा जगह जगह में ना फेंके, जितना हो पाएगा उतना कम प्लास्टिक लेके जाइए ट्रैक पे, और वाइल्ड लाइफ और फ्लोरा के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, ताकि ये एक साइट है जो हम फ्यूचर जनरेशन्स को प्रिजर्व करना चाहिए, और यात्रियों को भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। असल में फूलों की घाटी का रास्ता भारत के सबसे लोकप्रिय हिमालय ट्रैक में से एक है। ये अपनी मनमोहक सुंदरता और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी में 500 से ज्यादा देसी विदेशी फूल खिलते हैं। बर्फ पिघलने के साथ ही घाटी में फूलों के खिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जून से अक्टूबर तक पर्यटक यहाँ घूमने जा सकते हैं, जबकि जुलाई से अगस्त यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस दौरान ही 350 से ज्यादा फूल खिलते हैं। इस बार जगह जगह रास्ता को ठीक किया है, और आगे दिन में भी ये प्रक्रिया चालू रहेगा। और इस बार हम ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हम चालू किया है, ताकि इसको ज़्यादा लोग को ये पता चला हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में।
बड़ी संख्या में देश ही नहीं विदेश से भी पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि ये फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए स्वर्ग है। यहाँ से हिमालय के मनोरम दृश्य दिखते हैं। कई किलोमीटर तक फैले फूलों के घास के मैदान। इतना ही नहीं, ये दुर्लभ और लुप्तप्राय जानवरों का भी घर है। यही वजह है कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। फूलों की घाटी पहुंचना बड़ा ही आसान है। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे से चलकर गोविंद घाट तक सड़क मार्ग से पहुंचना होता है। गोविंद घाट से शुरू होती है पैदल यात्रा, जहां सैलानी पहाड़ी संस्कृति के साथ पहाड़ी पकवानों का मजा भी ले सकते हैं। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, फूलों के बाद अब बात करेंगे फलों के राजा आम की। एक ऐसे आम की जो बेहद खास बन गया है, इतना खास कि उसकी सुरक्षा में 2 पहरेदार लगे हैं। जापान में जन्मा, वाराणसी में बड़ा हुआ मियाजाकी आम, जिसकी कीमत लाखों में होती है। आपको बता दें कि वाराणसी में इन दिनों मियाजाकी आम की चर्चा हर तरफ है। मियाजाकी के पौधे पर पहली बार आम का फल लगा है और उसकी निगरानी के लिए सीसीटीवी भी मदद कर रही है। वो चौसा, वो लंगड़ा, वो दशहरी की बात, वो केसर, वो सिंदूरी, वो बम्बैया का स्वाद। लेकिन एक आम ऐसा भी है जिसके ठाठ और शान दोनों ही निराले हैं। एक ऐसा आम जिसकी सिर्फ कीमत ही आपको नहीं चौंकाएगी, बल्कि उसकी चाक चौबंद सुरक्षा भी आपको हैरान कर जाएगी। वाराणसी का चोलापुर ब्लॉक के बबियाव गांव में इन दिनों चर्चा आम है। चर्चा है एक खास किस्म के मियाजाकी आम की, जो जापान के पहाड़ों की गोद से आता है और जिसकी कीमत सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। इस आम की देख रेख के लिए कोई साधारण सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई, बल्कि इसके लिए तैनात हैं 2 पहरेदार जो दिन रात आंखें जमाए बैठे हैं। ऐसा है कि ये आम की प्रजाति है मियाजाकी, जिसे मैं 2021 में मई महीने में मंगाया था जापान से। तो जापान से मंगाने में कई सारी समस्याएं भी आई, पैसा भी खर्च हुआ वहाँ से मंगाने में। उसको ला के अपने यहाँ 6 महीने रखा और फिर दिसंबर 2021 में मैंने इसका पौधरोपण किया। तो 2 साल बाद इसमें फ्लावरिंग शुरू हुई और इस बार इसमें फल आया हुआ है। तो फल को देखने के लिए भी गांव के भी लोग आते हैं और अन्य बाहर से भी किसान आते हैं। तो 2 लोगों को मैं यहाँ रखा हूँ कि कोई भी इसको कोई किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाए, क्योंकि पहली बार आया है और काफ़ी महंगा ये आम है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि आम ये कैसा यहाँ पे हो रहा है और इसके फल में क्या क्या तत्व, कुछ वहाँ से यहाँ ज़्यादा है या कम है। इस खास किस्म के आम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 से 3 लाख रुपए प्रति किलो बताई जाती है। गांव में मियाजाकी के छोटे से पेड़ पर करीब 6 आम लगे हैं। एक आम का वजन 300 ग्राम से 400 ग्राम के बीच है, यानी 2 किलो आम के 6 पीस, जिनकी कीमत लगभग 12 से 16 लाख के दरमियान मानी जा रही है। और यही वजह है कि इनकी रखवाली करने के लिए 2 पहरेदारों के अलावा एक सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। शैलेंद्र भाई शिक्षित बेरोजगार रहे, लेकिन इन्होंने बड़ी हाड़ तोड़ मेहनत की और कृषि बागवानी क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। समय समय पे अपना हृदय जो है इनके कार्यकलाप से जो है काफ़ी प्रफुल्लित होता है। इन्होंने अमरूद की बागवानी से शुरुआत किया, तमाम संघर्षों की यात्रा करते हुए आगे बढ़े और तमाम पौधों का इन्होंने अपने यहाँ केवल बागवानी में प्रयोग ही नहीं किया और इस पूरे भारत वर्ष में जगह जगह इसका जो है निर्यात भी किया। 2001 में इस आम की प्रजाति को जापान से वाराणसी लाया गया और तभी से इसको लगाने की कवायद शुरू हो गई थी। लेकिन अब कहीं जाकर इसमें फल लगना शुरू हुआ। पहली बार वाराणसी में इस आम के पैदा होने से लोग इतने उत्साहित हैं, दूर दूर से इसे देखने के लिए खींचे चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी सुरक्षा में 24 घंटे न केवल 2 पहरेदार लगाए गए हैं, बल्कि सीसीटीवी कैमरों से भी इसकी निगरानी की जा रही है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर की फिजाओं में भक्ति की जयकारे और आध्यात्मिक उत्साह नजर आ रहा है। दरअसल यहाँ माता खीर भवानी यात्रा शुरू हो गई है, जिसके लिए श्रद्धालुओं का जत्था मां खीर भवानी की जयकारे करते निकला। बता दें कि खीर भवानी मेले का खासकर कश्मीरी पंडितों की रीति रिवाजों में काफी अहम स्थान रहा है। आस्था के इस अद्भुत मेले के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह भी देखने लायक होता है।
आस्था और भक्ति की यात्रा पर निकले इन लोगों की खुशी देखते ही बनती है। 3 जून को पवित्र वार्षिक माता खीर भवानी मेला शुरू होने वाला है और इसी मेले के लिए श्रद्धालुओं का जत्था 1 जून को जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुल में माता खीर भवानी मंदिर के लिए रवाना हुआ। जयकारों के बीच माता खीर भवानी यात्रा का शुभारंभ हुआ। जम्मू और उधमपुर से श्रद्धालु माता खीर भवानी मंदिर के लिए बस में सवार होकर निकले। मंगलवार को इस बार जय शुक्ल पक्ष अष्टमी है और उस दिन जो है हजारों की संख्या में जो है प्रतिवर्ष विस्थापित कश्मीरी पंडित माता खीर भवानी के धाम पहुंचते हैं और इस दिन का खासा महत्व होता है कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए। माता खीर भवानी का प्रादुर्भाव दिवस होता है। माता के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, आप माता से क्या मांगेंगे? हालांकि ये व्यक्तिगत बात होती है, लेकिन क्या मांगेंगे? सबसे पहले तो पीस मांगूंगी, कश्मीर में पीस रहे सबसे पहले तो, बाकी फिर जो भगवान दे। अब मुझे बताइए आप में कितना उत्साह है इस यात्रा में? मेरे में तो बहुत उत्साह है। आप प्रतिवर्ष जाते हैं? हाँ। माता दा बहुत सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय, यात्रा की जय। पीस हो जाए, सब कुछ हो जाए, सब जाए वहाँ पर। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हो जाएगा तो माता रानी करेगी तो जाएंगे वापस। तो यहाँ पर ज्यादातर लोगों का कहना है कि माता खीर भवानी के मंदिर में प्रार्थना करेंगे कि कश्मीर घाटी में शांति हो, जम्मू कश्मीर में शांति हो। जम्मू कश्मीर में माता खीर भवानी का मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है। इस मेले में श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका पूरा प्रबंध किया गया है। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। माता खीर भवानी मेले का धार्मिक रूप से विशेष महत्व है। ये मेला माता खीर भवानी को समर्पित है, जो देवी राज्ञा का रूप मानी जाती हैं और विशेष रूप से कश्मीरी पंडितों के लिए पूजनीय हैं। खीर भवानी देवी को दुर्गा या पार्वती के रूप में पूजा जाता है। खीर यानी दूध और चावल की मिठाई देवी को चढ़ाई जाती है, जिससे उन्हें ये नाम मिला है। गांदरबल जिले के तुलमुल में प्रसिद्ध इस मंदिर में हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडित हर साल खीर भवानी के मेले के दिन पहुंचते हैं। अब की बार भी हजारों की तादाद में देश भर से कश्मीरी पंडित इस मेले में शिरकत के लिए श्रीनगर और तुलमुल पहुंच रहे हैं। खीर भवानी मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ सभी तरह के इंतजाम जो हैं वो खीर भवानी मंदिर में पूरे हो गए हैं। 3 जून को तुलमुल के रागन्या देवी मंदिर में भी मेले को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और उस दिन यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगने की उम्मीद की जा रही है। धूमधाम से तैयारियां चल रही है 3 जून को लिए। इस बार माता रानी की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। इस समय श्रद्धालुओं के लिए यही मैसेज रहेगा हमारी तरफ से कि धूमधाम से आए सभी लोग। कुछ ऐसा संकेत ना हो कि लोग आए नहीं। इस बार बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आ नहीं रहे, भीड़ नहीं है, बट बहुत सारी भीड़ होगी। माता रानी की कृपा से श्रद्धालु आएंगे, अच्छा खासा मेला होगा। धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं, सब रहने की व्यवस्था होगी या लंगर की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्थित हो चुका है। यहाँ पे मैं सबसे पहले डीसी गांदरबल का धन्यवाद करता हूँ, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूँ, यहाँ के लोगों का धन्यवाद करता हूँ, जिस प्रकार से उन्हें हर साल की तरह अपने दिल खुले रखे कि हमें माँ के पास आना है, हमें माँ से विनती करनी है। हर साल की तरह हम अपनी यहाँ पे माता के पास आए और पूरे कश्मीर के लिए नहीं है, इनकी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके लिए भला करे माँ, सबके लिए अच्छा कर। कश्मीर से पलायन कर चुके पंडितों के लिए खीर भवानी मेले को उनके मिलन का मेला भी कहा जाता है। इसमें विस्थापित कश्मीरी पंडितों को अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और मित्रों से मिलने का अवसर मिलता है।